हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गीता क्वेस्ट। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही अमेजिंग ओकेजन है, वो है होली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गीता क्वेस्ट की पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से हैप्पी होली आपको मैं विश करना चाहूँगा। तो आज जैसे कि हम लोग चर्चा करेंगे कि होली एक हमारा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसकी लॉस्ट ग्लोरी क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। होली है, दिवाली है और भिन्न भिन्न प्रकार के ईद हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर आपका क्रिसमस होता है। तो हम देखते हैं कि खासकर सनातन धर्म के जितने भी फेस्टिवल्स हमारे मनाए जाते हैं उनका बहुत डीप डाउन रेलेवेंस है और बहुत डीप डाउन कनेक्शन है किसके साथ, हमारी संस्कृति के साथ, कल्चर के साथ, वैल्यू के साथ और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल मैसेज के साथ। सबसे पहली चीज़ जो आज हम देखना चाहेंगे वो ये है कि होली जो कि त्यौहार मनाया जाता है, इसके अंदर जो आज जैसे हम लोग मनाते हैं और जो कि आज आप लोग नहीं जानते, मैं आपको उसके अंदर लेके जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि अभी तक जो हम लोगों की होली की अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि रंग होंगे, गुजिया होगी और कुछ लोग साथ में अपना इंतज़ाम करके बैठेंगे ड्रिंक्स का, या फिर पत्ते भी खेलेंगे। बट क्या सिर्फ होली का मैसेज सिर्फ इसी के लिए है या इसके अंदर और भी कुछ है? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले होली का जो अर्थ है, तो होली के अंदर सबसे पहले जो हम लोग वर्ड का मीनिंग देखते हैं, होली मीनिंग जो होली वर्ड है वो आता है होलिका से। तो इसकी कहानी आती है बहुत साल पहले, एक हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद जो थे उनके जो पिता थे उनका नाम था हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ज़्यादा फिरोशियस और बहुत ज़्यादा गॉड अगेंस्ट व्यक्ति थे। मीन्स वो एक एथीस्ट व्यक्ति थे, मीन्स वो एक नास्तिक व्यक्ति थे जो कि ये बिलीव करते थे कि आई एम द बेस्ट। अब वो किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचे थे कि उनके अंदर इतना उनके अंदर पैशन और सेल्फ ऑब्सेशन आ गया था कि आई एम द बेस्ट करके। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने देवों को प्रसन्न करने के लिए और अपने अमर होने के लिए एक बहुत कठोर तपस्या की थी। अब मैं वर्ड बोल रहा हूँ कठोर, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या कठोर का मतलब वही है कि ठीक है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 9 दिन, जैसे हम लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं वैसे उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया होगा, ओके। या फिर इससे ज़्यादा देखेंगे तो उन्होंने तप किया होगा। बट अगर मैं आज आपको बताऊँ कि उन्होंने किस तरह की कठोर तपस्या करी थी, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कठोर का एक्चुअली अर्थ क्या है। उन्होंने कई वर्षों तक, कई हज़ारों वर्षों तक उन्होंने अपने पैर के जो हमारे पैर होते हैं उसके अंगूठे के टिप के ऊपर खड़े होकर हाथ ऊपर करके उन्होंने इतनी भीषण तपस्या करी थी। और कई साल तपस्या करने के बाद, खाना पीना तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने कुछ टाइम के बाद अपनी सांस को रोक के इतनी एक ही जगह पे स्टेशनरी रहने के बाद ये हुआ कि उनके शरीर के अंदर चींटियों ने खा खा के अपने घर बना लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम पेड़ देखते हैं कि पेड़ के कोई टने में या पेड़ का कोई ट्रंक में एक मोटी सी ट्रंक होती है, उसके अंदर चींटियां जो चलना शुरू कर देती हैं और अंदर से उसको खाली कर देती हैं। सेम तरह से हिरण्यकश्यपु का शरीर भी ऐसे ही खाली हो गया था। और जब उन्होंने इतनी तपस्या करनी शुरू करी और जब वो इतनी तपस्या कर रहे थे, उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि उनका तेज, उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो तपस्या की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि उनके नियर अबाउट इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा हीट बढ़ने लगी कि जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, दैट मीन्स कि जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी उसके ऊपर के प्लैनेट, जैसे हम लोग देखते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से कई प्लैनेट्स हैं जो कि ऊपर वाले रीजन्स में आते हैं और कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अर्थ के नीचे वाले रीजन में आते हैं। तो उन रीजन में जो कि अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट बढ़ने लगी और उसको देख के देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप जाके इनकी बात सुनिए, क्योंकि अगर ये ऐसी तपस्या करते रहे तो शायद अब हमारा बियरेंस, मतलब हमारी जो टॉलरेंस कैपेसिटी इससे बाहर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो देन ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी जब हिरण्यकश्यपु से बहुत खुश होते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतनी फियर्स तरीके से तुमने तपस्या करी है। वो तपस्या जब वो करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, बट क्योंकि वो देखते हैं कि उनका शरीर जो होता है वो आधे से ज़्यादा खाया जाता है चींटियों के द्वारा, मीन्स जैसे एक बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज फॉर्म में हो जाता है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले उन्हें एक बहुत सुंदर सा शरीर देते हैं। अब बहुत सुंदर सा शरीर के अंदर मीन्स उनकी बॉडी मसल बिल्ट स्ट्रांग हो जाती है, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्किन बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाती है। कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि इतने साल तपस्या करने का तो रिंकल्स तो आ ही गए होंगे, बट हाँ, उनके रिंकल फ्री त्वचा हो जाती है। इसके अंदर जब हम लोग देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि बताओ हिरण्यकश्यपु तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी मुझे अमर होना है।
तो ब्रह्मा जी पहले सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि मैं खुद जब अमर नहीं हूँ तो मैं आपको अमरता का वरदान कैसे ग्रांट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता, बट आप इसके अलावा कुछ भी मांगो। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि यार अब इसके अलावा क्या करेंगे, बट हिरण्यकशिपु हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने अपने दिमाग के अंदर सोचा कि अमर नहीं तो क्या। तो उन्होंने खूब लंबी लिस्ट बनाई और पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग में लगाया, उन्होंने कहा ठीक है, तो ब्रह्मा जी आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो मेरे जो वरदान है ये मुझे ग्रांट कर दीजिए। अब वो वरदान क्या थे? उन्होंने बोला ना मुझे ना कोई दिन में ना रात में, ना बाहर ना अंदर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। ऐसे करते 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 जितने भी पॉसिबल केसेस थे उन्होंने सारे रूल्ड आउट कर दिए। ठीक है, अब ब्रह्मा जी तो एक बार को तो चकित हो गए कि मैंने बोल तो दिया है इसको कि मैं इसका वरदान पूरा करूंगा, बट ये तो इसने बहुत ही एक सुपर इंटेलिजेंट चीज़ उसने मेरे से ग्रांट करवा ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ओके। अब जब ऑब्वियस ही बात है, जब किसी का इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाएंगी तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक एवेंजर्स मूवी के अंदर बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट आता है, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हम लोग देखते हैं कि जो डीमन मेंटालिटी होती है, भगवत गीता में बार बार चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 के अंदर हम लोग बताते हैं कि डिमोनियक क्वालिटीज़ के अंदर या डिमोनियक की क्या क्या वो होती है। तो वो ये होती है कि जब उनको पावर मिलती है तो वो उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और शायद यही आज हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि बहुत तरह के लोग ऐसे हैं जिनको पावर मिल जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो पैसा है या स्ट्रेंथ है। अब देख लीजिए, कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 6-6.25 फुट है ना, और बहुत उसके बड़े बड़े मसल्स हैं, तो वो क्या करेगा, अगर हल्का सा आपको टच हो जाएगा तो कहेगा अरे तूने मुझे कैसे मारा। क्योंकि ये आज के टाइम पे एक डेमोनियक फीचर है कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपनी फेम का, हम अपने नेम का, हम अपनी वेल्थ का, हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेंडेंसीज़ हैं ये हमारी डेमोनियक टेंडेंसीज़ हैं। तो चलिए वापस आते हैं, हिरण्यकशिपु ने भी अपनी इन टेंडेंसीज़ को यूज़ किया, और अपनी टेंडेंसीज़ को यूज़ कर करके उसने क्या किया, उसने सारी देवी देवताओं को तंग करना शुरू किया। ये कहा जाता है कि इंद्रदेव जो कि सारे देवी देवताओं के राजा हैं, वो उनके रूम में आके क्या करते थे, टक टक रूम सर्विस, वो उनके रूम में उनकी बेडशीट ठीक किया करते थे, उनका पिल्लो ठीक किया करते थे। और फिर भी अगर जब हिरण्यकशिपु अंदर आता था, कहता तुमने ये नहीं किया, तो कहते थे सॉरी मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ। तो मतलब इतना कहर, इतना उन्होंने डेंजर, इतना उन्होंने इंटेंस माहौल बना लिया था कि सारे देवी देवता परेशान थे। वो परेशान हो गए थे, ब्रह्मा जी आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये तो हमारी मतलब आपने ये चीज़ जो उनको ग्रांट कर दिया है, इट इज़ अ बिग वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि ये तो बात है, अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारायण जी को बोला, ठीक है, तो नारायण जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। बट अब मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर कि उन्होंने जब सबको तंग करना शुरू किया तो उन्होंने यही चीज़ तंग नहीं करी, बट उन्होंने एक एथिस्टिक फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया। एथिस्टिक फिलॉसफी क्या थी? उन्होंने बोला कि आई एम द रूलर, आप मेरी पूजा करो। क्यों? क्योंकि इंद्र वगैरह ये सब जो है ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मेरा जो वरदान मांग लो उससे मुझे कोई मार नहीं सकता, तो आई एम द किंग। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं ना, अपुनिच भगवान है, यही सेम उनके अंदर माइंडसेट आ गया था कि मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम था उनके अंदर उन्होंने प्रोपोगेट करवा दिया कि तुम जाके सबको बोल दो कि हु इज़ द किंग, मैं हूँ, किसकी पूजा करनी है, मेरी। तो इन राजा के, हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद एक नन्हे से छोटे से 5 साल के पुत्र थे, बट प्रहलाद महाराज को हम लोग देखते हैं कि उनका बहुत डिवोशनल एक कैरेक्टर था और उनको बहुत अच्छे से डिवोशनल प्रिंसिपल्स आते थे। एंड ही वॉज वेरी डिवोटेड एंड ही वॉज वेरी फर्म कि हमको किसकी पूजा करनी है, हमको नारायण की पूजा करनी है। तो जब हम लोगों ने देखा कि वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव था कि मेरे को नारायण की पूजा करनी है। अब हुआ क्या, जब नारायण की पूजा वो करते थे तो जब उनके जो टीचर्स थे स्कूल में, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु का रूल था तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि सारे टीचर्स वही करेंगे जो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो जब सारे टीचर्स सिखाते थे बच्चों को कि आपको किसकी पूजा करनी है, हिरण्यकशिपु की, बुक्स के अंदर चैप्टर्स आते थे द क्वालिटीज ऑफ हिरण्यकशिपु, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट होते थे जिसके अंदर पूछा जाता था कि हिरण्यकशिपु को ब्रीफ में उनके बारे में बताइए। बट और ये बोला गया कि जहाँ भी बताया जाता था कि हरि इज द लॉर्ड, नारायण इज द लॉर्ड, या फिर नारायण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, वो काट के उन्होंने क्या कर दिया, हिरण्यकशिपु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। बट उनके ही अपने पुत्र जिनका नाम था प्रहलाद, वो इसके अगेंस्ट थे। वो लंच ब्रेक में क्या करते थे, उनकी अपनी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस चलती थी। लंच ब्रेक में क्या बोलते थे सारे दोस्तों को, अरे आओ 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 आओ, सब अपना टिफिन बॉक्स लेके आते थे, ठीक है, डिफरेंट बॉक्स। तो आप सबको पता है
कि जो टीचर पूरे साल नहीं पढ़ाता, जो टीचर पूरे साल पढ़ाता है वो हमें कभी समझ में नहीं आता, बट जो हमारे दोस्त लंच ब्रेक में या ऐसे ही गप्पे मारते हुए बता देते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। सिमिलरली प्रहलाद महाराज ने सबको, अपने दोस्तों को बोला कि हरि इज द वर्शिपेबल लॉर्ड, मतलब हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हरि की। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? नारायण की। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? विष्णु की। और ये सारे जो प्रिंसिपल्स थे ये इतने प्रोमिनेंटली, इतने डीप डाउन बच्चों के दिमाग में बैठने शुरू हो गए। अब जब स्कूल का जब टेस्ट का टाइम आया तो सबके पेपर में आया कि हु इज़ द वर्शिपेबल लॉर्ड, तो जहाँ पे लिखना था हिरण्यकशिपु, बच्चे लिख के आए नारायण। जहाँ लिखना था कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, वहाँ लिखना था विष्णु, बच्चे लिख के आए। वहाँ लिखना था हिरण्यकशिपु, बच्चे लिख के आए विष्णु। और जब टीचर्स ने ये देखा तो टीचर्स गए हिरण्यकशिपु को बोला, और हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया कि इस 5 साल के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। अभी जब आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स बताऊंगा जो कि प्रॉब्लम या जो कि चैलेंजेस आए थे किसके ऊपर, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर इतने टॉर्चर किए थे, ये एक फादर के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई पिता अपने पुत्र के ऊपर इस तरीके से जुल्म कर सके। बट आप ये चीज़ देखते हैं, जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, जैसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो इतने अटैच्ड होते हैं किसके साथ? अपनी इमेज के साथ, अपने बिलीफ के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, और वो कहते हैं माय वे और नो वे। यही चीज़ उन्होंने करी। तो उन्होंने क्या आदेश दिया कि इस 5 साल के बच्चे को उठवा के हाथियों से कुछ लगा जाए। तो उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज को उठाया और हाथियों के नीचे डलवा दिया। तो प्रहलाद महाराज सिर्फ करते थे हरी 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 हरी, और उन्हें कुछ नहीं होता था, वो बच जाते थे। हिरण्यकशिपु अपने सर को जाता था, अरे मैंने इतने बड़े बड़े हाथियों के नीचे करवा दिया, अब क्या करूं? तो कहते थे कोई बात नहीं, तुम लोग बेवकूफ़ हो। तो जो सैनिक उनको लेके जाते थे उन सैनिकों को मरवा देता था। तो कहता था कि अब तुम एक काम करो, अब तुम इसको गर्म तेल में डलवाओ। तो हमें बढ़िया सा राइस ब्रांड ऑयल मंगवाया, उसको बढ़िया तरीके से उसने हीट किया 300 डिग्री पे, और उसके अंदर उसको प्रहलाद को डलवाया। प्रहलाद को फिर डलाया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद फिर क्या करते थे हरी 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 हरी। उसके बाद जब प्रहलाद बाहर आते थे तो बिल्कुल ठीक होते थे। बट हम लोग ये देखते हैं कि जो सैनिक होते थे वो लेके आए कि महाराज हमने तो उसको मारने की कोशिश करी बट ये तो मरा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पकौड़े बनवा देने चाहिए। तो उन्होंने उनको उठा के तेल में डलवा दिया। ठीक है, ये सेकंड फेल्ड अटेम्प्ट हो गया, कोई बात नहीं, IIT भी 4 अटेम्प्ट देता है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे राज्य में कैसे अटेम्प्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगला बोला कि ठीक है आप एक काम करते हैं, इसको उठाओ और इसको ना उसके नीचे फेंक के आओ, कहाँ पे, खाई में डाल के आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जैसा आप बोल रहे हो। तो अब क्या होता था, डिफरेंट चैलेंज के अंदर या डिफरेंट टॉर्चर के अंदर इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज्ड, एंड ऑल्सो द पीपल जो कि उनको हेल्प करते थे वो भी बढ़ जाता था। तो उन्होंने उनको उठवा के फेंकवाने की कोशिश करी। जब उन्होंने उनको उठवा के फेंकवाने की कोशिश करी तो फिर जब वो नीचे आते थे वो कहते थे हरी 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 हरी, तो वो ऊपर फ्लोट करके वापस आ जाते थे, और हिरण्यकशिपु फिर गुस्सा होकर अपने सैनिकों को मरवा देता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कहता ठीक है अब ये फिर भी नहीं मान रहे तो हम सांपों का जहर से इनको मरवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहरीले सांपों के अंदर उनको फेंकवाया, और जहरीले सांपों के अंदर फेंकवाने के कारणवश क्या हुआ, कोई बात नहीं, फिर हरी 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 हरी, और फिर वो वापस आ जाते थे। तो सांप फेल। अब क्या होता था, तो जो सांप का जहर प्रहलाद में जाना होता था वो सैनिक कहते थे, कहता फेंकवाओ इनको, ये बेकार लोग हैं, रिडिकुलस पीपल, अनएम्प्लॉयड, हटा दो इनको। ऐसा करने के बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब हिरण्यकशिपु परेशान हो गया, क्योंकि ईगोइस्टिक व्यक्ति की ना एक आप क्वालिटी और देखोगे, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। तो हिरण्यकशिपु भी था कि यार मेरे से कैसे हो सकता है, ये 5 साल का बच्चा, क्या औकात है इसकी, मेरे ये मर ही नहीं रहा। तो जब वो इतना परेशान हुए तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, बुलाओ अब किसको, अब बुलाओ मेरी बहन को। तो अब देखिए क्या होता है, फैमिली में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब एक भाई एक बहन जो होता है वो काफ़ी ईगोइस्टिक होता है, तो दूसरा वाला भाई जो होता है वो और भी ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, और भी ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया अपनी बहन को जिनका नाम था होलिका। अब होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग पर बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है होलिका, तुम एक काम करो, प्रहलाद को आग के ढेर के ऊपर लेके बैठ जाओ, हम नीचे से आग लगा देंगे, तो प्रहलाद जल जाएगा, तुम बच जाओगे। तो उन्होंने जब ऐसा करना शुरू किया तो आग लगाई गई बहुत बढ़िया से। हिरण्यकशिपु खुश था कि नहीं अब तो मैं इसके अंदर अटेम्प्ट फेल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान लेके जा रहा हूँ। तो वो बैठ गए एज यूजुअल, प्रहलाद अपना बैठ के हरी 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 करते रहे। और हुआ क्या कि हरी 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 करने के बाद उनकी बहन जो थी होलिका, किसकी, हिरण्यकशिपु की, मतलब प्रहलाद की बुआ, वो जल गई और प्रहलाद सेफ एंड साउंड वापस आ गए। ये देख के हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया
बट अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यप की जब सिस्टर जल जाती है, जो कि होलिका थी, तो इस ओकेजन को हम लोग होलिका के नाम से बनाते हैं, ठीक है। इस होलिका को हम लोग बनाते हैं होली दहन, ठीक है। अब बहुत सारे केसेस के अंदर अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है सर, ये तो एक ही स्टोरी हो गई, बट हम लोगों ने और भी बहुत जगहों पे सुना है कि ठीक है कि क्योंकि आज से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है होली के बाद, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जलाते हैं अपनी खेती का, और एज अ हार्वेस्ट का फर्स्ट हार्वेस्ट को उसके अंदर जो वो करते हैं जलाते हैं, तो उसके बाद जलाते हैं। तो इट्स अ टाइम ऑफ फ्रॉलिक, फन एंड फ्रॉलिक, खुशी और उल्लास का माहौल होता है। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जितने भी फेस्टिवल्स हमारे होते हैं वो वो तीन चीज़ों से बड़े कनेक्टेड होते हैं। पहली बात कि उनके पीछे एक स्पिरिचुअल या एक पास टाइम होता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। सेकंड होता है कि दे ऑल्सो कनेक्ट द राइट टाइमिंग, मतलब जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। तो होली में हम देखते हैं कि लोग पानी से खेलते हैं और सर्दी कपड़े अंदर रखते हैं, गर्मी के निकालते हैं, बहुत अच्छे से स्वीट्स बनाते हैं, गुजिया वगैरह। तो उससे क्या होता है, उनकी हैप्पीनेस का कोई सीमा नहीं रहती। और तीसरी चीज़ ये होती है कि वो कल्चरल से या हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत कनेक्टेड होती है। जैसे कि हार्वेस्ट की हम बात करते हैं, इंडिया में जो हमारे हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं उसके अंदर जो क्रॉप का जो हार्वेस्ट होता है वो इस टाइम से शुरू होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ रीजंस बताएं, बट अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आज की हमारी जेन एक्स जनरेशन है, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मिलेनियल जनरेशन, उनको ये मतलब ही नहीं मालूम कि इनके पीछे क्या रेलेवेंस है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, या हमारी जो फिलॉसफीज़ हैं, या हमारी जो ब्यूटी है इन पास्ट टाइम्स की, ये सारी खत्म होती चली जा रही है। पहले क्योंकि दादा दादी बच्चों को सिखाते थे, क्योंकि बच्चों के पास कुछ एंगेजमेंट नहीं होता था, बच्चे क्या करते थे, ठीक है हम दादा दादी के पास जाएंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दिस स्टोरीज यूज टू वॉक। बट देन लेटर ऑन क्या हुआ, जब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आए तो लोगों ने अपने दादा दादी को साइड पे कर दिया और उन स्टोरीज से उनका कोई ताल्लुकात रहा नहीं। तो आज क्या होता है, जब होली होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मीटअप करते हैं, ठीक है, स्वीट्स खाते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और साथ में कलर से खेल के फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। बट क्या लाइफ से यही है, 4 बॉटल वोड का काम मेरा रोज़ का? इज़ दैट व्हाट द लाइफ इज़ ऑल अबाउट? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इफ़ दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट, 4 बॉटल वोड का काम मेरा रोज़ का, ठीक है, सो देन तो देयर इज़ नो पॉइंट। बट अगर नहीं तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि आज आने वाले टाइम में जैसे हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको पीछे बताया कि हाउ वी सेलिब्रेट होली, इसके अंदर ना तो हमारा कहीं कल्चरल रिलेवेंस था, ना ही कहीं हमारे पास यहाँ पे स्पिरिचुअल एसेंस था। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने हटा दी हैं। और कारण पता है क्या होता है, जब आपका दिवाली और होली के बाद 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस आते हैं, और ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस ही नहीं, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो मर भी जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बोलते हैं कि नहीं, जो होली है इसके अंदर पानी वेस्ट हो रहा है, इसके अंदर ये चैलेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या ये कर रहे हैं। अब पहले जब होली के अंदर बहुत सारे लोग इसको मनाया करते थे विद स्पिरिचुअल रेलेवेंस, तो लोगों ने स्पिरिचुअल रेलेवेंस को हटा दिया। तब क्या हो गया, जब स्पिरिचुअल रेलेवेंस को हटा दिया तो प्रॉब्लम्स क्या होनी शुरू हुई कि आज हमारी जो भी फेस्टिवल्स हैं वो फेस्टिवल्स कम प्रॉब्लम्स ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि होली के दिन बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन केसेस आते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस आते हैं, लोग जानवरों पे, मतलब जो पेट डॉग्स होते हैं, चाहे गाय हैं, चाहे आपका जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके ऊपर कलर लगा देते हैं, ठीक है। एंड वाटर बलून्स जो होते हैं एक्चुअली दे कॉज पोल्यूशन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर यही हम लोग इसके अंदर स्पिरिचुअल रेलेवेंस डालेंगे, सो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू कि हमें इन चीज़ों को क्यों मनाना है, इसके साथ साथ हमें इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, या ओवरबोर्ड नहीं करना। क्योंकि द पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, हम जितना भी एडवांस कर लें, अगर हम लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिविटी है, दैट इज़ जो हमारी एक्टिविटी है इज़ टू सर्व, अगर हम लोग अपना स्पिरिचुअल सर्विस इसमें से हटा देंगे तो देन थिंग्स विल बी ड्राई। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक केक ले लीजिए, ठीक है, उस केक के अंदर आप बहुत सुंदर से प्रिपरेशन करिए, आप मैदा डालिए, उसमें दूध डालिए और बेकिंग पाउडर डाल के आप उसको अच्छे से बनाइए, चॉकलेट डालिए, बट आप एक चीज़ मत डालिए, क्या? उसमें फ्लेवरिंग्स मत डालिए। तो क्या आप वो केक खाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली आज यही जो सिचुएशन है ये हमारे फेस्टिवल्स की होती चली जा रही है, बिकॉज इसमें से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने स्पिरिचुअल एसेंस निकाल लिया है। एंड कोई भी फेस्टिवल के अंदर स्पिरिचुअल एसेंस ही जो होता है वो लाइफ होता है। आप देख लीजिए, आप दिवाली पे जितने मर्जी पटाखे चला लीजिए, ठीक है, बट जब तक आप घर वालों में बैठ के अच्छे से स्वीट्स नहीं खाएंगे या अच्छे से पूजा नहीं करेंगे तो शायद आपको उतनी हैप्पीनेस फील नहीं होगी। सिमिलरली आज यहाँ पे हम लोग जब बैठ के बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना, असली मज़ा सबके साथ ही आता है, बट आज हम लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो एक बहुत
कमरे में बंद करके क्यूबिकल टाइप बना लिया, रादर देन हम लोग को बाहर जाकर सोशलाइज करना चाहिए, ठीक है, लोगों से मिलना चाहिए। हाँ, अभी नहीं करना है क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, तो ये सिर्फ लास्ट ईयर और इस साल सिचुएशन ऐसी है, बट उससे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कोविड नहीं होगा, बट क्या हमें सिचुएशन इंप्रूव होंगी? नहीं। क्या हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी? नहीं। द इम्पॉर्टेंट इज दैट फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। जो हमारे रिलेशन ऐसे होते हैं, जो हमारे शायद हम लोगों ने कभी किसी से बात नहीं करी होती, हम जाकर उनको बोल सकते हैं कोई बात नहीं, होली मुबारक हो। आज हम लोग अपनी पुरानी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग मिटा के एक नए रिलेशन को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते, वो जाके उन्हें बोल सकते हैं कि ठीक है सर, मैंने भाई साहब मैंने जो है ये गुजिया घर में बनाई है, आप लीजिए। वो व्यक्ति बोलेगा मैंने रसगुल्ले बनाया तो आप खाइए। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो हमारी एक फीलिंग, एक लव ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ केयरिंग दूसरों के प्रति बढ़ती है। और शायद यही एक मोटिव है, यही एक मोटिव होता था फेस्टिवल्स का, कि पहले जब फेस्टिवल्स गाँव में या पहले जिस तरह से बनाए जाते थे उसमें पूरे लोग जो होते इकट्ठे होते थे, एंड जो फेयर या मेला जो होते थे, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फेस्टिवल्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि डिक्लाइनिंग स्टेटस हो रहा है फेस्टिवल्स का, दे एक्चुअली आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि इन फेस्टिवल्स से हम लोग देखते थे कि हमारे जो अपकमिंग जनरेशन होती थी, जो बच्चे होते थे, उन्हें सीखने को मिलता था। बिकॉज जब वो बड़े बूढ़े इन सब के साथ बैठते थे तो दे यूज्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, दे यूज्ड टू शेयर द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ। तो उससे क्या होता था, बच्चों को समझ में आती थी। बट आज जब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, एक व्यक्ति ने अपने आप को 2x2 के क्यूबिकल एरिया में बंद कर दिया, जहाँ पे वो और उसकी सिर्फ उसका स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे फेस्टिवल्स का मीनिंग फेस्टिवल नहीं है। आप जितना मर्जी खुशी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर दिखा दीजिए, ठीक है, आप अपनी क्लिक करेंगे सेल्फी, उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर डालेंगे, बोलेंगे फीलिंग हैप्पी, बट आर यू रियली हैप्पी? आर यू रियली हैप्पी? कमेंट डाउन इन द सेक्शन एंड लेट मी नो, आर यू रियली हैप्पी व्हेन यू आर अलोन? सो द पॉइंट इज कि इन फेस्टिवल्स को हम लोग एक नए उल्लास के साथ, एक नए मीनिंग के साथ हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं। एंड ये चेंज, अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर ये बातें तो हमने बहुत सुनी है, मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरी मम्मी भी बोलती है और घर में हर बंदा ही बोलता है, बट मैं ये बातों को सिर्फ बोलना नहीं चाह रहा, बट मैं आई वॉन्ट टू टच योर हार्ट्स बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक छोटे से डिसीजन लेके इन वैल्यूज़ को अपने अंदर रख सकते हैं, और अगर आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई को बोलिए, और अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई को जिद करिए कि चलो बाहर चलो, क्या घर में बैठे इंस्टाग्राम कर रहे हो, क्या घर में बैठे फेसबुक कर रहे हो, तो बाहर लेके जाए, ठीक है। अभी नहीं, अदरवाइज अभी कोरोना टाइम में रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अदरवाइज आप उन्हें लेके जाएं, उन्हें बोलें, और जो पुराने टूटे रिलेशंस हैं उनको बनाएं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको बोलो कि तुमने पिछले एक साल में किन 5 लोगों से बात नहीं करी, उनकी लिस्ट बनाओ, उनसे बात करो, ठीक है, उनको खुशियां बांटो। और ऐसे ही अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई को बोलो, एक लड़ाई हुई थी ना उससे, तो चल आज उससे बात करते हैं। अगर यही चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ आप मिले, बैठे और साथ में सब कुछ कुक करें रादर देन, और अपने जो घर में केयर टेकर्स हैं उनके लिए कुछ करें, फील हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि हमें स्पिरिचुअल रेलेवेंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग बात करते हैं कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, डे इन डे आउट हम अपना पेपर उठाते हैं तो क्या मिलता है, इसने इसको मारा, इसने इसका रेप किया, इसने ये हुआ, इसने ये हुआ। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंसान की एक चीज़ की तरह देखता है, ठीक है। इसी चीज़ ये इसलिए होता है जब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू को भूल जाते हैं, बिकॉज भगवद गीता में बोला हुआ है, समबडी हु सीज एनीबडी इक्विपोज। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हर एक को एक समान देखता है, जैसे कि उसे घर में जो एक नौकर है और बाहर एक गरीब व्यक्ति है, या फिर उसके अपने जो ताऊजी हैं, वो ये देखता है कि मेरे को हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट करनी है। वाई? बिकॉज नॉट ऑफ कि वो काम क्या कर रहा है, बट बिकॉज कि वो एक सोल है। तो अगर उसको देख के हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारी लाइफ का जो मीनिंग है वो बहुत रीडिफाइन हो जाता है। तो इस होली आप लोग भी मेरे साथ एक प्लेज लीजिए कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप किन्हीं 5 लोगों की लाइफ में डिफरेंस करेंगे और कोई 5 एक्टिविटीज़ अपने घर में डिफरेंटली करेंगे। एंड हमें कमेंट में बताइए कि आप किस 5 तरीक़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरह से आप अपनी होली को रीडिफाइन करेंगे। सो अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी होली, प्लीज स्टे सेफ एंड ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ, एंड आई विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी होली फ्रॉम आवर होल टीम फ्रॉम गीता Quest. Thank you, stay safe, stay well.